पाइल्स होती है जिसमें ये माना जाता है कि स्टूल पास करने में यूजुअली जो लोग होते हैं, जो इसके पेशेंट होते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। क्या इनके ट्रीटमेंट का तरीका भी एक ही होता है? कि पाइल्स के लिए आपको क्या लगता है कि हमें कौन सा किस टेक्निक से हमारी सर्जरी करना सही है? एक तरह की रेजेस छोड़ी जाती हैं, तो ये क्या कुछ ह्यूमन बॉडी पे या उनके ऑर्गन्स पे किसी तरह का नुकसान भी पहुंचाता है? क्या इसका ये भी कुछ बेनिफिट होता है कि हीलिंग जल्दी हो जाती है या तकलीफ कम होती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ एंड स्टाइल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त ज्योति विनय कपूर। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि अगर स्टूल पास करने में आपको तकलीफ हो रही है और साथ ही ब्लड आने या फिर पेन की आपको शिकायत है, तो हो सकता है आपको पाइल्स, फिशुला या फिर फिशर जैसी ही कोई परेशानी हो। तो ये परेशानियां होती क्या हैं? ये डिजीज़ किस तरह से आप पर इम्पैक्ट डालती है और आपके लिए परेशानी क्रिएट करती है, और इन सब का क्या इलाज है? आज यही सब कुछ समझने के लिए, आपके तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मैं पहुंची हूं देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर नीरज गोयल के पास। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब सिर्फ एक सर्जन ही नहीं है, बल्कि वो लेप्रोस्कोपिक और लेज़र के एक्सपर्ट माने जाते हैं। न सिर्फ वो ट्रीटमेंट देते हैं, बल्कि कई सीनियर सर्जन्स को ट्रेन भी करते हैं। तो मुझे तो यही लगा कि डॉक्टर साहब मेरे लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए राइट चॉइस। तो चलिए आज के इस सफ़र को हम शुरू करते हैं डॉक्टर नीरज के साथ। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, आखिरकार मैं एक एक करके आपसे इन बीमारियों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले ये जो पाइल्स होती है जिसमें ये माना जाता है कि स्टूल पास करने में यूजुअली जो लोग होते हैं, जो इसके पेशेंट होते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। समटाइम्स वो ब्लड आने या पेन की भी, मेजर पेन की, क्रॉनिक पेन जिसे हम कहते हैं, उसकी भी वो शिकायत करते हैं। तो ये किस तरह की डिजीज़ होती है? पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये अलग अलग नामों से लोग बाग जानते हैं। भगदड़, बवासीर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रिपोर्टेड डिजीज़ ऑल्सो, अ ग्रुप ऑफ डिजीज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला कब्ज़ की वजह से होते हैं। और कब्ज़ का लोगों का अपना एक धारणा है, उसके बारे में एक डेफिनेशन है। हमारे लिए कब्ज़ है अगर कोई भी इंसान 3-4 मिनट से ज़्यादा टॉयलेट में बैठता है। आइडियल टाइम इज़ नॉट मोर देन 4 मिनट्स, या वो बहुत ज़्यादा उसे जोर लगाना पड़ता है। इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, एनल कैनाल में कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो या तो वहाँ टीयर होगा, जोर लगाने से अगर वहाँ पे टीयर हो गया, एक अल्सर बन गया, घाव बन गया, उसको एनल फिशर बोलते हैं। तो ये तो सब आपने ये बताया कि पाइल्स, फिशर, ये सब एक ही जैसी होती हैं, मिलती जुलती एक ही तरह। एरिया की हाँ, प्रॉब्लम। मतलब हम सिस्टर्स डिजीजेज इनको हम कह सकते हैं। क्या इनके ट्रीटमेंट का तरीका भी एक ही होता है, या पाइल्स, फिशर, फिशुला, इन सबको आप केसेस के अकॉर्डिंग या ग्रेड के अकॉर्डिंग या फिर डिजीजेस की कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग कॉल लेते हैं कि हमें इन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्या इन्हें लेज़र से हमें ट्रीट करना चाहिए, एक स्टेपल आप लोगों की टेक्निक होती है उससे हमें ट्रीट करना चाहिए, एक ओपन सर्जरी होती है? तो कैसे आप डिसाइड करते हैं? बिकॉज आम लोगों में एक आम पेशेंट जब पहुंचता है तो उसके दिमाग में बड़े सवाल होते हैं कि मेरा अगर ऑपरेशन होगा तो वो किस तरह से होगा। राइट। तो ये तीनों बीमारियां अलग अलग हैं, ऑल्दो एनल कैनाल से रिलेटेड हैं। जैसे मैंने बताया, फिशर है एक तरह से केवल वहाँ पे एक घाव बन गया, टीयर हो गया, पेन होगा इतना ज़्यादा, पेशेंट को ऐसा लगेगा किसी ने चाकू से कट कर दिया है जब वो मोशन पास कर रहे हैं। तो पेन इज़ द मेन सिम्टम इन फिशर। थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। जो पाइल्स, जिसको हम हेमरॉइड्स भी बोलते हैं या बवासीर लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसमें मेनली वेसल्स फूल जाती हैं जो कि ब्लीड करती हैं, और ये ब्लीडिंग बिल्कुल पेनलेस होगी। अगर पेशेंट ने नहीं ध्यान दिया तो पता भी नहीं चलेगा कि ब्लीडिंग हो रही थी। फिस्टुला एक तरह की टनल है, वो बहुत एक इन्फेक्शन के बाद बनता है, जो कि एनल ग्लैंड्स हैं हमारी वॉल में, एनल कैनाल की, उनका इन्फेक्शन हुआ, और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल के जो हमारे हिप्स का एरिया है, जो ग्लूटियल एरिया है, एनस के पास की स्किन है, वहाँ पे अंदर ही अंदर स्किन के नीचे टनल बनते हुए बाहर खुल जाता है। तो एक तरह की 2 ओपनिंग्स, एक एनल कैनाल के अंदर जहाँ से इन्फेक्शन शुरू हुआ था, वो पूरा ट्रैवल करते करते स्किन तक पहुँचा, तो इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स टू डेवलप, और वो वहाँ पास में जो ओपनिंग स्किन पे है वहाँ से पस या फीकल मैटर जैसा डिस्चार्ज आता है। जो फिस्टुला का पेशेंट है उसका अलग ट्रीटमेंट करना होगा, फिशर है उसके लिए अलग होगा, और पाइल्स है तो अलग होगा। तो अभी जैसे आपने पूछा कि कौन से तो हम एक एक की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि पाइल्स के लिए आपको क्या लगता है कि हमें कौन सा किस टेक्निक से हमारी सर्जरी करना सही रहेगा? राइट। सो पाइल्स इन सब में बहुत कॉमन है,
और पाइल्स का ट्रीटमेंट कन्वेंशनली, या तो हम लोग जो सर्जन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ज़्यादातर एक ट्रीटमेंट होता था कि हम उसको कट करके रिमूव करते थे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, देर आर ग्रेड्स ऑफ पाइल्स, स्टेजेस ऑफ पाइल्स। हम लोग यूजुअली उनको 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें केवल ब्लीडिंग हो रही होती है, तो मैं ये कहूँगा उस समय अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले कोई, केवल कुछ नॉन मेडिसिनल मेजर्स, उसी से खान पान चेंज करके, सोना ठीक करके, थोड़ी एक्सरसाइज, लिक्विड बढ़ा दिया, उससे उसको ठीक किया जा सकता है। मैक्सिमम इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है हम लोगों को, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी कहलाती है। सेकंड स्टेज होती है जिसमें कि उससे बढ़ गए पाइल्स के साइज, उस स्टेज में हम लोगों को या तो बेंडिंग या स्क्लेरोथेरेपी करनी होती है। थर्ड स्टेज है जबकि पाइल्स के मस्से होते हैं जो कि बाहर आते हैं ड्यूरिंग डिफिकेशन, लेकिन वो वापस चले जाते हैं या उनको फिंगर से आपको अंदर पुश करना पड़ता है। लास्ट स्टेजेस में कि वो इतने बड़े मस्से होते हैं जो कि बाहर ही आ जाते हैं। सो इस तरह से करके स्टेजेस के हिसाब से ही हमें ट्रीटमेंट करना है। ओपन सर्जरी यूज टू बी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, जिसमें कि कट करके रिमूव करते थे, या तो फोर्थ स्टेज पाइल्स हो या थर्ड स्टेज के पाइल्स हो, थर्ड डिग्री हेमरॉइड्स हो। सेकंड डिग्री जहाँ बहुत ब्लीडिंग हो रही है, इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, इवन बेंडिंग जो हमने रबर बैंड से हम करते थे वो भी नहीं इफेक्टिव हो रहे, तो हमें सर्जरी करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद करीब 15 साल पहले आप मान लीजिए स्टेपलर टेक्निक आई, जिससे कि हम सर्जरी कर सकते हैं। स्टेपलर का मतलब यह है एक ऐसी डिवाइस, एक गन के शेप की एक इम्प्लांट, एक डिवाइस जिसमें कि स्टेपलिंग और कटिंग जो उन मस्सों की वो एक साथ हो जाती है, तो इट इज़ अ लिटिल लेस इन्वेजिव। हमें पुरानी सर्जरी जिसमें कि बहुत पेन होता था, पूरा कट करके रिमूव करना होता था, उसकी जगह थोड़ा सा स्टेपल करके वो हमने रिमूव किया, तो ब्लीडिंग भी बंद हो गई, वो मैसेज भी रिमूव हो गए और पेशेंट को रॉ एरिया नहीं रहा, पेन कम हुआ। लास्ट में जो आज की तारीख में जिसको हम बोलते हैं कि मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट फॉर्म है, वो है लेज़र से सर्जरी करते हैं हम लोग। लेज़र का एडवांटेज है कि हमें इतनी भी कटिंग नहीं करनी पड़ रही जो हमने स्टेपलर में की है। इसमें केवल हम एनर्जी स्प्रे कर देते हैं और एनर्जी स्प्रे करने से वो धीरे धीरे करके मस्से सूख जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए फीडिंग वेसल्स जो उसकी हमारे जो वेसल्स थी जो पाइल्स को फीड कर रही थी, उनको हमने सुखा दिया। जैसे किसी पौधे की जड़ में आप एसिड डाल दीजिए तो पौधा मुरझा के गिर जाएगा। सो लेज़र का एडवांटेज पेशेंट्स के लिए बहुत सारा है। ये तो आपने एडवांटेज की बात करी। क्या लेज़र, क्योंकि ये माना जाता है कि एक तरह की रेजेस छोड़ी जाती हैं, तो ये क्या कुछ ह्यूमन बॉडी पे या उनके ऑर्गन्स पे किसी तरह का नुकसान भी पहुंचाता है? नहीं, ये आपने बहुत ज़रूरी सवाल है एक आम पब्लिक के लिए, बिल्कुल। क्योंकि ये पहला थॉट आता है अगर कोई रेज, कोई एनर्जी स्प्रे कर रहे हैं तो क्या है कहीं और जाएगी। इस लेज़र जो डायोड लेज़र हम लोग यूज़ करते हैं, इसकी ब्यूटी ये है कि ये बहुत स्पेसिफिक थेरेपी है। इसका जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एनर्जी का है, इट इज़ नॉट मोर देन 5 to 6 मिलीमीटर। तो जहाँ भी हम उसकी टिप फाइबर की है वहाँ से स्प्रे कर रहे हैं एनर्जी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ज़्यादा दूर जाएगी ही नहीं। तो ये एक तरह की लोकल ट्रीटमेंट है जिससे किसी भी ऑर्गन सिस्टम पे या पूरी बॉडी पे साइड इफेक्ट या नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए इसको किसी भी मोस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, हो सकते हैं डायबिटिक, हो सकते हैं कैंसर के पेशेंट जिनको की कीमोथेरेपी चल रही हो, कोई इवन प्रेगनेंसी में अगर हमें ये प्रोसीजर करना हो, तो इस लेज़र प्रोसीजर से कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। इसके एडवांटेज हालांकि आपने बताई कि कोई अगर क्रॉनिक डिजीजेज वाले भी लोग होते हैं उन पर भी आप लेज़र अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसका ये भी कुछ बेनिफिट होता है कि हीलिंग जल्दी हो जाती है या तकलीफ कम होती है? कुछ इस तरह की भी इसके बेनिफिट एक पेशेंट को मिलते हैं लेज़र कराने में? डेफिनेटली, क्योंकि हमने कोई टिश्यू रिमूव ही नहीं किया। जी। ये एक तरह की ड्रीम सिचुएशन है हम सर्जन्स और पेशेंट्स के लिए। मैं अपने जितने भी सर्जन्स मेरे साथ आते हैं, जिनके साथ मैं ये ट्रेनिंग से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ वी हैव गॉट अ मैजिक वॉन्ड। ये जादू की छड़ी जैसी है हम सर्जन्स के लिए, और पेशेंट्स के लिए आप सोच सकते हैं कितना फ़ायदा है। जहाँ पूरा कट करके रिमूव करते थे वो एरिया, और ये एरिया रोज़ यूज़ होना है। पेशेंट के लिए 2-3 महीने इतनी पेनफुल और इतनी ड्रेडेड लाइफ होती थी, वो कहता था कि मैंने कौन सी बड़ी गलती कर ली सर्जरी करवा के। तो आज हेमरॉइड्स जो हम लोग पाइल्स लेज़र से करते हैं, उसको पेशेंट जिनको उन्होंने अपनी फैमिली में सुना हुआ है या देखा हुआ है, वो लोग विश्वास भी नहीं कर पाते कि ऐसी कोई मेथड है जिससे कि हम लोग ट्रीट करेंगे और वो तीसरे चौथे दिन अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक पेनलेस सर्जरी। इट इज़ लाइक गिविंग ब्लड सैंपल्स इन दी पैथोलॉजी लैब। वी मेक अ फ्यू प्रिक्स एंड एनर्जी इज स्प्रेड एंड दे आर ऑल बैक टू नॉर्मल। तो सवाल अभी बहुत सारे हैं जिनके जवाब मुझे डॉक्टर नीरज से लेने हैं, लेकिन इस बीच आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बातचीत को आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर ज़रूरी लग रही है तो इसको शेयर करना भी आप नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर नीरज,
क्या कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट भी आपने देखा है जब पेशेंट आपके पास आते होंगे कि लेज़र को लेके क्या कुछ डिसएडवांटेज या नुकसान भी हो?